हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन जीरो लेवल से। क्या है कॉम्बिनेशन, कैसे फार्मूलेज यूज किए जाते हैं, कौन कौन से फार्मूलेज यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सब कुछ। सबसे पहले कॉम्बिनेशन होता क्या है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम इसे देखते हैं। बच्चों, कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में एक स्टेटमेंट कहा जाता है, ग्रुप्स और सेलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। ग्रुप्स और सेलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। कहीं भी ग्रुप फॉर्म करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए, वहां आपको कॉम्बिनेशन लगा देना चाहिए। बात ठीक है, समझ में भी आ गई। लेकिन एक स्टेटमेंट में हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि किस क्वेश्चन में परमुटेशन लगाया जाए, किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाया जाए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, लेकिन इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन बनी रहती है। तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन करने में, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस को डिफाइन करने में। क्या? अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस एंड ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। बच्चों, केवल यही एक स्टेटमेंट है जिससे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, और कोई दूसरा स्टेटमेंट इन दोनों के डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए यूज नहीं होता। केवल एक स्टेटमेंट है। क्या है, एक बार फिर क्लियर करें। अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस एंड ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। मीनिंग है, कहीं भी आपको अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाए, वहां आप परमुटेशन लगा दो, और ग्रुप फॉर्म करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए, वहां कॉम्बिनेशन लगा दो, बस। और कोई डिफरेंस नहीं होता। और थोड़ा सा अच्छी तरीके से सीखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डिफाइन होता है वो भी सीखते हैं। मान लो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 पेन्स मैंने लिया है। अभी ये 4 ऑब्जेक्ट्स 4 प्लेसेस पर हैं। इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट्स को इन्हीं 4 प्लेसेस पर डिफाइन करने के जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, उसे परमुटेशन कह दिया जाएगा। परमुटेशन में हमेशा ऑब्जेक्ट्स वही रहते हैं जो थे, प्लेसेस भी वही होते हैं जो थे। ना ही प्लेसेस चेंज होंगे और ना ही ऑब्जेक्ट्स चेंज होंगे। दिस इज परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसको अभी इस ऑर्डर में लिखा है, इसको यहां कर दिया जाए, इनको यहां कर दिया जाए, इनको यहां कर दिया जाए। जितने तरीके से हम इनका अरेंजमेंट करेंगे, जितने तरीके से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं अरेंजमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर्स को, इसी को परमुटेशन कह दिया जाता है। लर्न रहे, एक बार फिर क्लियर कर लें। परमुटेशन में हमेशा ऑब्जेक्ट्स भी वही रहेंगे और प्लेसेस भी वही रहेंगे। मीनिंग यही 4 ऑब्जेक्ट्स, यही 4 प्लेसेस, इन्हीं के डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स हमें डिफाइन करने हैं। जितने डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे बच्चों, उसी को पॉसिबल अरेंजमेंट और उसी को परमुटेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन में जिनका आप सिलेक्शन करना चाहते हो या जिसे लेकर ग्रुप फॉर्म करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्ट्स वहां नहीं रह जाते। जैसे अभी ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो एक दूसरी जगह आप 2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना चाहते हो, तो ये दोनों यहां से गए, उस जगह चले गए जहां आप सिलेक्शन करना चाहते हो। बात ठीक है। या इसको दूसरे तरह से हम क्या कह सकते हैं, मान लो उस नए जगह 2 पेन्स का एक ग्रुप फॉर्म करना चाहते हो, तो भी बात ठीक है। यहां से आप 2 को लेकर गए, वहां 2 का ग्रुप फॉर्म कर लिया। तो ग्रुप फॉर्म करना या सिलेक्शन करना क्या एक ही मीनिंग नहीं है? इसीलिए कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में कहा जाता है, ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। लर्न रहे, कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट्स वहां नहीं रह जाते जहां पहले थे, और परमुटेशन में ऑब्जेक्ट्स वही रहते हैं जहां पहले थे। यह डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये रेस होता है, इसको और अच्छी तरह से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स में से किसी ने कहा 4 का हमें सिलेक्शन करना है। 10 स्टूडेंट्स मान लो किसी एक क्लासरूम के फर्स्ट रो में बैठे हैं, और कहा क्या 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप फॉर्म करना है। तो भाई अब देखो कितने तरह से फॉर्म किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है राइट साइड से 4 का सिलेक्शन कर लो, काउंट करना। दूसरा तरीका है लेफ्ट साइड से 4 का सिलेक्शन कर लो, ठीक बात है। तीसरा तरीका है सेंटर से 4 का सिलेक्शन कर लो, वाह बड़ी अच्छी बात। और 3 तो हो गए। राइट साइड से 2 का कर लो सिलेक्शन, लेफ्ट साइड से 2 का सिलेक्शन कर लो।
ये भी बात ठीक है, एक और तरीका मिल गया भाई, लेफ्ट राइट साइड से आप एक को करो, लेफ्ट साइड से एक को करो और सेंटर से दो को कर लो, ये भी तरीका अच्छा है। चलो और कुछ आगे बढ़ते हैं, राइट साइड से 2, लेफ्ट साइड से 1, सेंटर से 1, ये भी ठीक है। राइट साइड से 1, लेफ्ट साइड से 2, सेंटर से 1, ये भी तरीका ठीक है। जरा सोचो, 2-4 और बता दोगे? क्या एग्जैक्ट बता सकते हो 10 में से 4 का सिलेक्शन कितना होना चाहिए? शायद नहीं। 10 में से 4 का सिलेक्शन कितने तरह से होना चाहिए, शायद इजीली नहीं बता पाएंगे। तो इसको बताने के लिए कि 10 में से एग्जैक्ट 4 का सिलेक्शन कितने तरह से होना चाहिए, कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला बताया गया। लेकिन बच्चों, फार्मूला बताने से पहले डेफिनेशन तो सुन लो। डेफिनेशन क्या है? मॉडिफाइड डेफिनेशन दी गई, एक तो डेफिनेशन बता दिया गया, ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। मॉडिफाइड डेफिनेशन दी गई जिससे फार्मूला डिफाइन हो जाए। क्या है डेफिनेशन? द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड out of given number of objects by taking some or all of them at a time। एक बार फिर क्लियर करो, the different groups or selections, अभी भी हम ग्रुप फॉर्म करने या सिलेक्शन करने को ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। the different groups or selections which can be formed out of given number of objects, टोटल में से, by taking some or all of them at a time। भाई जितने टोटल दिए जाए उसमें से कुछ का सिलेक्शन कर लो या सभी का सिलेक्शन कर लो, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसको एक एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझते हैं, फिर फार्मूले पर चलेंगे। मान लो एक कोई बॉक्स है, उसमें 10 बॉल्स रखे हुए हैं, दूसरा एक बॉक्स खाली है। फर्स्ट बॉक्स में से हमने 2 बॉल्स को निकाला, दूसरे बॉक्स में डाल दिया। मैंने क्या किया? फर्स्ट बॉक्स में से 2 बॉल्स का सिलेक्शन किया, ठीक बात है। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि दूसरे बॉक्स में हमने 2 बॉल्स का एक नया ग्रुप फॉर्म किया? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ग्रुप फॉर्म करना या पहले में से सिलेक्शन करना, पहले बॉक्स में से। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में कहा जाता है ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। और आगे बढ़ते हैं, भाई फर्स्ट बॉक्स में से हम 2 बॉल्स का सिलेक्शन करें या फर्स्ट बॉक्स में से हमने 4 बॉल्स का सिलेक्शन कर लिया, या छोड़ो बात, 10 के 10 जितने फर्स्ट बॉक्स में बॉल रखे थे सभी को हमने निकाल कर दूसरे बॉक्स में डाल दिया, बात खत्म हो गई। तो बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, 2 ले, 4 ले या सबके सब ले दें, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सिंबॉलिकली NCR डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। C बताता है कॉम्बिनेशन को, NCR denotes the number of combination of n different things by taking R at a time। C बताता है कॉम्बिनेशन को, N बताता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, और R बताता है जितने का सिलेक्शन आप करना चाहते हो, जितने ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप फॉर्म करना चाहते हो। तो इसको डिनोट किया जाता है NCR से। ध्यान रहे, N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R जितने का लेकर आप सिलेक्शन करना चाहते हो, और इसका फार्मूला बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। NCR denotes the number of combination of n different things by taking r at a time। n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, r का हमने सिलेक्शन किया है, और जितने ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं उसमें से जितने का भी आप सिलेक्शन करना चाहते हो उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला ये हमारे पास बना। चलो इस फार्मूले पर आते हैं, लेकिन उससे पहले उस एग्जाम्पल को जरा देखते हैं जो अभी बॉल्स का मैंने बताया। बॉल्स के एग्जाम्पल में आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि फर्स्ट बॉक्स में से हमने 2 बॉल्स का पहली बार में सिलेक्शन किया, 4 बॉल्स का सिलेक्शन करें या सबके सब सिलेक्शन कर लें। लेकिन जरा सोचो कि 10 बॉल्स हैं तो 10 से अधिक बॉल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं क्या? कहां से लाएंगे? मैक्सिमम कितने बॉल्स का सिलेक्शन होगा? 10 का। इसकी मीनिंग बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, ये डिफाइन तो होता है, लेकिन इस फार्मूले में भी तो कुछ होता है। जरा ये भी देखो, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा n से छोटी होनी चाहिए या n के इक्वल हो जाए। n के इक्वल भी हो सकता है, बात ठीक है, ठीक है ना, लेकिन n से अधिक नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब किसी के पास कह देंगे 10 बॉल्स हैं, हम 11 बॉल्स का सिलेक्शन करें, कहां से लाओगे भैया? इसलिए नहीं कर सकते, तो यही रहेगा।
अब जरा इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो अभी मैंने कहा कि एक किसी क्लासरूम के फर्स्ट रो में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और उसमें से 4 का सिलेक्शन करना है। अब जरा देखो टोटल कितने हैं, 10। टोटल कितने हैं, 10। सी कॉम्बिनेशन करना है, सिलेक्शन करना था, इसलिए हमने सी लगाया। आर क्या है, 4। 10 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, तो 10 सी आर मैंने लिखा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें लिखना चाहिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। बात ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल, अब डिनोमिनेटर में तो हमारे पास फैक्टोरियल की 2 वैल्यूज आ गई भाई, 4 फैक्टोरियल भी है और 6 फैक्टोरियल भी है। बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करना चाहिए, फैक्टोरियल के प्रॉपर्टी में हम सीख चुके हैं, ठीक बात है। 10, 9, 8, 7, 6, कुछ और आगे ले जाए ना ले जाओ भाई, यहीं तक रोक दो, मर्जी तुम्हारी है। इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पर ब्रेक किया, नीचे वाला 6 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया हमने इंटू करके। अब क्या करें, 4 फैक्टोरियल तो एक और भी दिख रहा था, तो 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं भाई। 6 फैक्टोरियल को कैंसिल किया, 4 2 जा 8 कैंसिल किया और 3 3 जा 9 भी हो गया। जरा इसे देख तो लो, कितना हुआ, 210। 210, 10 स्टूडेंट्स में से 4 का सिलेक्शन 210 तरीके से हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो जानते थे 2 4 5 10 तरीके से हो जाए, लेकिन ये श्योर है कि 210 तरीके से 4 का सिलेक्शन हो सकता है 10 में से। जरा सोच कर देखो, विदाउट फार्मूला बता सकते थे क्या? नहीं बता सकते थे भाई साहब, 20 तो बता ही नहीं पाते, उसके आगे की तो बात ही छोड़ो। यहां तो 210 तरीके से है, लेकिन हम ये श्योर हो गए क्योंकि फार्मूले से मिला है। जितने टोटल हो और जितने का सिलेक्शन करना चाहते हो फार्मूले से कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर लो। चलो यहां तक आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, लेकिन किसी एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया। भाई प्रॉब्लम अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग तरीके की होती है, अब मना तो किया नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स नाम ही है डाउट टॉपिक, चलता है। किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया, एनसीआर आपने जो बताया सब कुछ क्लियर है, ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। भाई क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट हो उसमें हमें कैसे पता चले कि क्या करना है? क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया जाए कैसे पता चले क्या करना है? चलो भाई परेशान ना हो, सब कुछ सीखने वाले हैं हम। चलो भाई आपके लिए ये क्वेश्चन सजा के मैंने रखा है। चलो भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बॉक्स कॉन्टेन्स 6 रेड 5 व्हाइट एंड 4 ग्रीन बॉल्स। जरा इसे देखो, एक किसी बॉक्स में 6 रेड 5 व्हाइट और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, मीनिंग टोटल 15 बॉल्स हैं उस बॉक्स में। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स? बात ठीक है, सिलेक्शन की बात हो गई, कॉम्बिनेशन लगा देना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, कितने में से करना है? 6, 5, 4 का एडिशन 15 आता है, तो यहां हम लिख लेंगे 15C3। हो गया काम भाई। सिलेक्शन यही तो कॉम्बिनेशन में मैंने बताया, ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस, लगा दो कॉम्बिनेशन। तो अब 15C3 के अकॉर्डिंगली अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो 15 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। और आगे ले चलते हैं, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू का 12 फैक्टोरियल हो गया। एक्सपेंड करना चाहिए 15 को, 15 फैक्टोरियल को, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 12 का फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एज इट इज, और उसके साथ 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो। ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से जो भी कैंसिल हो रहा हो, 3 से इसे कैंसिल करो 5, और 2 से 7 को कैंसिल कर दो। बच्चों अब जो भी आ जाए वही लिख दोगे आंसर के लिए। तो हमने क्या सीखा कि अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए, कॉम्बिनेशन लगा देना चाहिए। चलो कुछ और क्लियर करते हैं। यहां देखो एक और तरीके का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ फिश इन विच अ क्रिकेट टीम consisting of 11 players can be selected from 12 players। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। 12 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स का हमें सिलेक्शन करना है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फिश इन विच अ क्रिकेट टीम consisting of 11 players can be selected from 12 players। 12 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन, लेकिन कुछ कंडीशंस गिवन है।
कुछ कंडीशंस की मैंने, क्या है कंडीशन, पहले पार्ट की कंडीशन सुनते हैं। इंक्लूड द कैप्टन, पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को उसके बाद डिस्कस करते हैं। भाई एज्यूम करो कि इंडियन क्रिकेट टीम के 12 प्लेयर्स पेविलियन में बैठे हुए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के 12 प्लेयर्स पेविलियन में बैठे हुए हैं। 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं और प्लस 1 कैप्टन है। ऐसी तो होता है ना, 1 कैप्टन मीनिंग मान लो रोहित शर्मा भी है। 11 प्लेयर्स और 1 रोहित शर्मा कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम के, ये 12 प्लेयर्स पेविलियन में बैठे हुए हैं। भाई यहां से हमें फील्ड में 11 प्लेयर्स को रखने हैं। कंडीशन क्या है, कैप्टन होना ही चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, हमने ये जो कैप्टन था 1 रोहित शर्मा से कह दिया कि आप पहले ही आ जाओ फील्ड में। ठीक है, 1 कैप्टन आ गए, रोहित शर्मा पहले ही आ गए। अब जरा सोचो फील्ड में और कितने चाहिए, फील्ड में कितने चाहिए, 10 चाहिए। कितने में से चाहिए, 11 में से चाहिए, क्योंकि फील्ड में तो 11 प्लेयर्स ही खेलोगे। तो कितने और चाहिए, कैप्टन तो फिक्स है, एक कैप्टन फील्ड में आ गया। 1C1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अब क्या चाहिए, 11 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स चाहिए। और 11 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स यहां क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, कोई भी 10 आ जाए। तो यहां आपको लिखना चाहिए 11C10, यह आपका आंसर आ जाएगा। 11C10 के अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू आप पाएंगे एनसीआर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली, वो आपका आंसर हो जाएगा। 1C1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1C1 1 ही आता है। ठीक बात है। चलो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, एक्सक्लूड द कैप्टन। अब जरा देखो, कहानी वही है, इंडियन क्रिकेट टीम के 12 प्लेयर्स पेविलियन में बैठे हुए हैं, 1 कैप्टन, और फील्ड में 11 प्लेयर्स हमें रखने हैं। कंडीशन क्या है, कैप्टन को नहीं होना चाहिए फील्ड में। भाई छोड़ दो, विदाउट कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम खेल लेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, कैप्टन को वहीं छोड़ दिया। जितने रह गए वो सारे प्लेयर्स हमने कहा सारे फील्ड में आ जाओ। कितने प्लेयर्स रह गए, 11। कितने चाहिए फील्ड में, 11C11। इसको भी एनसीआर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कॉम्बिनेशन हम यूज कैसे करते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। हम कैसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ करके समझेंगे कि इसमें कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए। आप सोच कर देखो, चेक करके देखो, कहीं भी अरेंजमेंट नहीं करना। इंडियन क्रिकेट टीम के 12 प्लेयर्स में से पेविलियन आते हैं फील्ड में, तो ऐसा थोड़ी होता कोई ऑर्डर, कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से कोई आ जाए, सिलेक्शन ही तो करना है। 2 में से 1 का सिलेक्शन करना, कोई भी एक आ जाए। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है। चलो और कुछ क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन पेपर देयर आर 7 क्वेश्चंस इन पार्ट ए, आउट ऑफ व्हिच एनी 4 आर टू बी अटेम्प्टेड बाय ए कैंडिडेट, and there are 6 questions in part B, out of which any 3 are to be attempted. In how many ways can the paper be attempted? देखो ध्यान से, एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करो। ये देखो, मान लो कोई एक पेपर है, ये कोई पेपर है। इस पेपर में यहां देखो लिखा हुआ है पार्ट ए और इस साइड में लिख दिया गया पार्ट बी। मान लो लिखा नहीं है, मान लो यार, ये पार्ट ए है और दूसरे साइड पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए के पेपर में 7 क्वेश्चंस है। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 7, और पार्ट बी 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन में है, किसी एक स्टूडेंट को ये पेपर मिलता है। वही स्टूडेंट पार्ट ए 7 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहता है और पार्ट बी 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहता है। पूछा यह गया कि इस पेपर को कितने तरह से वह अटेम्प्ट कर सकता है। यही आपका क्वेश्चन। समझते हैं, इसमें कहीं यह इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। सीखते हैं यही क्या है। जरा सोचो, अगर आपको एक कोई पेपर ऐसा ही मिल जाए जिसमें पार्ट ए 7 क्वेश्चंस, पार्ट बी 6 क्वेश्चंस, पार्ट ए में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट बी में से 3 क्वेश्चंस करने हैं। जनरली क्या करते हैं हम सभी, हम जब कोई पेपर लेते हैं, हमने देखा पार्ट ए 7 क्वेश्चंस, तो इसमें जिन 4 क्वेश्चंस को हमें करना है जनरली उसे पेंसिल से टिक लगा देते हैं।
या ये सोच लेते हैं कि हमें ये 4 क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हीं को करेंगे। यहां आपने क्या किया? अरेंजमेंट किया है या सिलेक्शन किया? शायद सभी का आंसर होगा सिलेक्शन किया। ऑर्डर डजंट मैटर, इसमें आपके 7 में से जो 4 आपको आ रहे होंगे वही तो चूज करोगे ना। सिलेक्शन किया। सिमिलरली पार्ट बी 6 क्वेश्चंस में से क्या किया? 3 क्वेश्चंस का, जो हमें 3 आते हैं वो हमने मार्क कर लिया, वो हम लिख देंगे। बात ठीक है? तो इसकी मीनिंग ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन या ग्रुप फॉर्म करने के लिए ना भी दिया जाए, हम क्वेश्चन पढ़कर जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया उसी के बेस पर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन। यहां हमने क्या देखा? 7 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस, 63। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि ये तो पेपर एक ही है, इसी एक पेपर को सॉल्व करने का तरीका आपसे पूछा गया। तो भाई जब एक पेपर को सॉल्व करने का एक ही तरीका है तो इसे मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे, 7C4 × 6C3। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऐड क्यों नहीं किया, ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है? जब तक मैं कुछ नहीं कहता तब तक मल्टीप्लाई करते रहो, जब तक मैं कुछ नहीं कहता तब तक मल्टीप्लाई करो, जब मैं बताऊंगा तो डिफरेंस भी बता दूंगा। तो अब 7C4 को डिफाइन करोगे एनसीआर के अकॉर्डिंगली, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 - 4 का फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 का फैक्टोरियल। तो इसे एक्सपैंड करोगे 7 को 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा, और 3 फैक्टोरियल को लिख लोगे 3 × 2 × 1 इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहां डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल 2 बार है, एक 3 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ दो और एक 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो। तो ये जो 3 फैक्टोरियल वाला पोर्शन है वो तो डिलीट कर दो, कैंसिल कर दो। और अब देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? भाई 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 35, 7 × 5, और इधर 3 × 2 6 को कैंसिल करोगे तो ये हो गया 20, 700 वेज। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूनिट वेज होता है, तरीके। तो 700 तरीके से आप 7 में से 4 और 6 में से 3 क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। यहां देखो, अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स ऑफ whom 8 are relatives. In how many ways can he invite 7 guests such that 5 of them are relatives? ध्यान दो, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ है परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, समझना हमें है। देखते हैं एग्जांपल की बेस पर। एक कोई पर्सन है जिसके 12 फ्रेंड्स हैं। इन 12 फ्रेंड्स में से 8 फ्रेंड्स उसके रिलेशन वाले हैं और 4 जो फ्रेंड्स हैं उसके बाहर के हैं। 8 फ्रेंड्स उसके रिलेटिव्स ही हैं, रिलेशन में आते हैं, और 4 उसके बाहर के फ्रेंड्स हैं। उसके यहां कोई एक पार्टी है और वो 7 गेस्ट को इनवाइट करना चाहता है। कितने गेस्ट को इनवाइट करना चाहता है? 7 गेस्ट को इनवाइट करना चाहता है। क्या कंडीशन है? 7 गेस्ट को जो वो इनवाइट करना चाहता है इसमें 5 रिलेटिव्स में से ही होने चाहिए। तो जरा सोचो, अगर 5 रिलेटिव्स में से ही आ गए तो बाहर वाले कितने आएंगे? बाहर वाले फ्रेंड्स कितने आएंगे? 2 ही तो आएंगे भाई, जरा सोच कर बताओ, 2 ही तो आएंगे। अब समझो, कहीं ये नहीं कहा गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, समझना हमें है कि क्या लगाना चाहिए। 8 रिलेटिव्स में से ही तो कोई 5 आएगा, 8 रिलेटिव्स में से ही तो कोई 5 आएगा। इसमें अरेंजमेंट करोगे क्या? 8 में से कोई भी 5 आ जाए, ऐसा तो नहीं पहले भैया आए फिर भाभी आए, ये चाचा आए ताऊ आए, ऐसा तो कुछ नहीं है। 8 रिलेटिव्स में से जो भी 5 आना चाहिए, ठीक है ना? तो 8 में से 5, यहां आप लिख लोगे 8C5, ठीक है। और जो 4 बाहर वाले फ्रेंड्स हैं उसमें से कोई भी तो आ जाए, ये भी बात ठीक है, तो 4C2। अब जरा सोचो इन्हें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें? मैंने अभी कहा है जब तक मैं कोई अगला स्टेटमेंट नहीं बताता तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहो। तो मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, बड़ा आसान सा तरीका है। जब तक मैं कुछ नहीं कहता मल्टीप्लाई करते रहो।
जब मैं बताऊंगा तो डिफरेंस भी सीखेंगे। अब सेम वही अप्रोच जो इसके पहले मैंने बताया, 8C5 को कैलकुलेट करो, 4C2 को कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाए। तो मैंने आपको जो अभी बताया है वह कॉम्बिनेशन हम किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कैसे डिसाइड करें कि इसमें हमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाना चाहिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कॉम्बिनेशन है क्या। कुछ एक फॉर्मेट अगर हमें लर्न है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। जैसे अगर हमसे कहा जाए 5C5, 5C5 अगर कहा जाता है कहीं भी तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। ध्यान रखें, अगर कहीं भी हमसे 5C5 की वैल्यू या 10C10, NCN, 2C2 की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। एक तो ये लर्न रखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कह सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर हमसे कहीं भी 0 के केस में पूछा जाए कॉम्बिनेशन, 0 के केस में पूछा जाए तो उसके केस में आंसर भी 1 ही होता है। जरा दोनों का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कैसे। भाई 5 फ्रेंड्स हैं, हमने 5 में से 5 का सिलेक्शन कर लिया। जरा सोच कर देखो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। 5 में से 5 का सिलेक्शन सोच कर देखो, एक ही तरीके से नहीं कर सकते, सब के सब आ जाएं। और दूसरा केस क्या है, 5C0, 5 में से हमने किसी का सिलेक्शन नहीं किया, यह भी एक ही तरीका है। सोच कर देखो, 5 में से किसी का हमने सिलेक्शन नहीं किया, ठीक है ना, तो यह भी 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, एक ही तरीका है ये। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो भाई बच्चों, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन का। अब थोड़ा सा और आगे चले। लेकिन कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस केवल इसी एनसीईआर के फार्मूलेस के बेस पर सॉल्व नहीं होते, कुछ और भी हैं। कुछ और भी हैं तो उसे भी तो सीखना पड़ेगा ना। क्योंकि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, कि अगर आप सीख लो इस वीडियो में तो सारे क्वेश्चंस आपसे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो चलो कुछ और भी तो सीखेंगे, इसी से सारे नहीं होने वाले हैं। चलो बच्चों, कॉम्बिनेशन का एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, NCR इक्वल्स टू NCN-R। कब और कहां सीखेंगे अभी। NCR इक्वल्स टू NCN-R बच्चों, ये सेकेंड फार्मूला आपको उस केस में ही यूज करना चाहिए जब LHS RHS की इंफॉर्मेशन हो और टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल हो। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यूज नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने, LHS RHS की इंफॉर्मेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। ठीक बात है। लगाएंगे कैसे फार्मूला, वो जरा सीखते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया हमसे, इफ 18CR इक्वल्स टू 18CR+2 find the value of R. If 18CR equals to 18CR+2 find the value of R, ये पूछा गया। अब बच्चों जरा देखो, क्या इसमें फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहिए? मैं आपको डिफरेंस बताते चल रहा हूं, नहीं लगाना चाहिए। क्यों? सिलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों LHS RHS की इंफॉर्मेशन है और टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल है, तो फर्स्ट नहीं सेकेंड फार्मूला लगा दो ना, क्योंकि सेकेंड फार्मूले की यही कंडीशन भी तो है। कैसे लगाएं सीखें। किसी एक साइड में LHS में या RHS में यह फार्मूला लगा दो। मान लो हम LHS में लगा रहे हैं 18C 18-R। ध्यान देना, एक ही साइड में फार्मूला लगाना है, दूसरा साइड एज इट इज लिख लेना है। अब क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं तो जितने को लेकर ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं वो इक्वेट कर दो। 18-R इक्वल्स टू R+2, माइनस R को RHS में ले जाओगे 2R, 2 को LHS में ले जाओगे 16, R इक्वल्स टू 8। आंसर आ गया। मेरे बताते ही किसी स्टूडेंट ने कहा, सर आप तो बड़े चालाक हो भाई, LHS में फार्मूला लगा दिया, बड़ा इजी था, लगा दिया। मान लो RHS में लगाना होता तो फिर तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अरे बच्चों नहीं, ध्यान से सुनो,
18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2। अरे भाई किसी भी साइड में लगाओ आंसर वही आएगा, टेंशन ना लो। देखो मान लो किसी ने LHS छोड़ दिया, RHS में लगा दिया। 18C 18 माइनस R प्लस 2। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 18CR इक्वल टू 18C, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज। 18CR 18C 18 माइनस 2 16 माइनस R इक्वल टू 16 माइनस R। जरा इसे चेक करो, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट से कलम वही हम स्टेप्स यूज कर रहे हैं जो हमने लेफ्ट साइड में क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अप्लाई किया था। तो ये हो गया बच्चों 2R इक्वल टू 16, R इक्वल टू 8। चेक करके देखो आंसर तो दोनों से एक ही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, सेकेंड फार्मूला हम लगाएंगे कब, ये तो हमारे समझ में आ गया। सेकेंड फार्मूला आपको तब लगाना चाहिए, एक बार फिर आपको बता दिया जाए, जब LHS RHS की इंफॉर्मेशन हो और टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल दे दिया जाए, सेकेंड लगाना। एक और एग्जांपल से क्लियर करो। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया इफ NC8 इक्वल टू NC6 फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2, ये पूछा गया। भाई NC2 तो हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब n हमारे पास आए। n है कहां? NC2 तो हम तब कैलकुलेट करेंगे जब n आए, n तो हमारे पास है नहीं। लेकिन कुछ है, क्या है? NC8 इक्वल टू NC6 है। अरे भाई उससे निकाल लो ना, ठीक है, उससे निकाल लो। तो अब जैसा मैंने बताया LHS RHS की इंफॉर्मेशन है और टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल है, तो किसी साइड में फार्मूला लगा, ठीक है ना। मान लो NC8 LHS वाले साइड में फार्मूला हम लगा रहे हैं, NC8 इक्वल टू 9, ये ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि फार्मूला तो लगा दो, NCn-8 इक्वल टू NC6, फार्मूला एक ही साइड में लगाना है, क्योंकि टोटल इक्वल है। n-8 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 14। अरे वाह, इतने जल्दी n आ गया। और इस n के बेस पर आप चेक करके देखो 14C2, क्या 14C2 में भी अब सेकेंड फार्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक ही साइड की इंफॉर्मेशन दी गई है, NCR, सिंपल, डायरेक्ट हम फर्स्ट फार्मूला लगा देंगे। क्या? 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2। हमारे पास एक कहां, कई फार्मूलेज हैं। 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल एज इट इज, और 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया। 2 से इसे कैंसिल करोगे, 91 आंसर है NC2 का। तो मैंने आपको ये दोनों इसलिए बताया है, जैसे क्वेश्चन ये था, इसमें हमने सेकेंड फार्मूला भी लगा दिया, फर्स्ट फार्मूला भी लगा दिया, और दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा आपका कि हम यह फार्मूला लगाते कब है। चलो जी, कॉम्बिनेशन के केवल 2 फार्मूले से ही सारे क्वेश्चंस होने वाले नहीं हैं, कुछ और है। परेशान ना हो, कुछ और भी है, छोटे छोटे हैं, सीख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है फार्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन सीखते हैं। फार्मूला यूं है, n+1CR इक्वल टू NCR प्लस NCR-1, यह फार्मूला है। n+1CR इक्वल टू NCR प्लस NCR-1, बड़ा खतरनाक सा फार्मूला लग रहा है। और यह फार्मूला भी बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है। चलो मान लो यह फार्मूला किसी ने नहीं देखा, मैंने पूछ लिया द वैल्यू ऑफ n+1CR माइनस NCR-1 इज इक्वल टू, यह क्वेश्चन मैंने पूछा, ऑप्शन ए NPR, B NCR, C R फैक्टोरियल, D N फैक्टोरियल। किसी स्टूडेंट ने कहा इतनी खतरनाक वैल्यू तो हमने देखी नहीं थी, n+1CR प्लस माइनस NCR-1। बहुत सिंपल है, जरा देखो। अब भी मुश्किल है? अब तो कितना इजी है, अब तो सभी बता देंगे। लेकिन अगर यह फार्मूला छिपा लिया जाए तो ना होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो, अगर यह फार्मूला हमें लर्न है
तो ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर हम इजीली बता सकते हैं। कैसे? हमने इस राइट साइड की जो दो वैल्यूज हैं उसमें एक वैल्यू को हमने एलएचएस में शिफ्ट कर दिया, माइनस साइन के साथ चला जाएगा, एनसीआर बच जाएगा, आंसर आ गया। ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब इस फार्मूले को बनाया कैसे गया वो सीखो और फिर देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। फार्मूला कैसे बनाया गया? फार्मूले में बनाया गया, कुछ भी आप लिख दो एनसीआर, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज में लिखो, वेरिएबल्स में लिखो, कुछ भी लिखो, इसके साथ एक पार्ट और लिखो, इसके साथ एक पार्ट और लिखो। जैसे एनसी, दूसरे पार्ट लिखने की कंडीशन यह है आर में से एक आपको कम करना है। जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं 99C5, तो दूसरे पार्ट में आपको एक कम लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। दो पार्ट्स हो गए आरएचएस के। एलएचएस क्या बनना चाहिए? एलएचएस आरएचएस में जो आर की हाईएस्ट वैल्यू हो वो लिखो। आर की वैल्यू यहां 5 है, यहां 4 है, बड़ी वैल्यू 5 है तो 5 लिख दो। यहां आर है, आर -1 है तो आर लिख दो। पहली वैल्यू क्या लिखें? एन के जगह पर, वो जरा समझो। जितने यहां एन की वैल्यू दी जाए उसमें 1 ऐड करके लिख दो। यहां n+1 लिख दो और यहां 100 लिख दो, फार्मूला बनकर तैयार है, ठीक है ना। फार्मूला बनाने का यह तरीका है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया, इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3, वैल्यू बताओ। अब हमारे पास एक तरीका तो यह है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें एनसीआर के अकॉर्डिंगली और दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि बच्चों हम दो वैल्यूज क्यों कैलकुलेट करें, हम तो ऐसी कैलकुलेशन कम से कम करना चाहते हैं। दूसरा कोई रजिस्टर दिखा दे अपने आंसर का, उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमसे ही सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो क्या कर सकते हैं? C4 लगा दो बड़ी वैल्यू, और 12 यहां दिया गया 13 लगा दो। अब 13C4 को सॉल्व कर दो। हमें अब दो वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू को हम कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। मीनिंग 13C4 को सॉल्व कर लो, एनसीआर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू वही आंसर। तो यह भी एक तरीका है सॉल्व करने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ और तरीके के क्वेश्चंस इस फार्मूले पर बेस्ड बनते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा इफ 100CX इक्वल्स टू 99C5 प्लस 99C6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए 3, B 4, C 5, D 6। मैंने क्या ट्रिक कहा है, क्या ट्रिक बताया मैंने? आरएचएस में जो दो वैल्यूज दी जाए उसमें आर की बड़ी वैल्यू आपको यूज करनी है एलएचएस में। यहां 5 है, यहां 6 है, तो यहां x की वैल्यू को आप क्या लिखोगे? 6 लिखोगे, 5 नहीं लिखोगे। ध्यान रखना, आर की बड़ी वैल्यू यूज होगी तो आर की वैल्यू यहां 6 हो जाएगी, ठीक। चलो, यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। पर कॉम्बिनेशन के केवल 3 फार्मूलेज नहीं है, कुछ और है, टेंशन ना लो, एक ही है और, ठीक है। चलो जी भाई, एनसीआर का एक फार्मूला बस सुन चुके हैं, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। देखो एनसीआर का फार्मूला तो हम सभी जानते हैं, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। वाह भाई, बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। लेकिन ये भी कहीं देखा है क्या? हाँ जी देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है, हम जानते भी हैं। क्या जानते हो? एनपीआर जानते हैं, ठीक बात है। आर फैक्टोरियल, एनसीआर, ठीक है। कुछ और सिंप्लीफाई करके देखो तो आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एनपीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर। तो क्या इस फार्मूले को यह नहीं कहा जा सकता है रिलेशंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें नया क्या है? मैंने कब कहा नया है? मैंने तो पहले कहा पुराना ही है। हां, लेकिन ये वर्ड्स जो मैं डिफाइन कर रहा हूं वो नए हैं। रिलेशंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस।
रिलेशंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, और इसका फॉर्मूला बना NPR बाई NCR इक्वल टू R फैक्टोरियल। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया इफ NPR इक्वल टू 720, NCR इक्वल टू 120, फाइंड R। NPR 720, NCR 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। कैलकुलेट किया गया, NPR की जगह पर लिखा 720 और NCR लिखा 120 इक्वल टू R फैक्टोरियल आया 6 R फैक्टोरियल। मान लो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जा रहे हैं 6, 5, 4, 3। R फैक्टोरियल इक्वल टू 6, R इक्वल टू 6। पहला ऑप्शन देखा, लगाया इसको टिक, कहा हमसे अच्छा कौन है। कहीं बगल वाले ने मैंने कहा चुप कर, मेरा ऑप्शन मैच हो रहा है। नहीं, अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर कुछ आ जाता है, आंसर लेकिन मैच हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि जी हमसे अच्छा तो कोई होगा नहीं, बड़ा प्राउड फील होता है, ऑप्शंस तो मैच हो गए। क्योंकि बच्चों करेक्शन तो तब करते हैं जब ऑप्शंस मैच नहीं होते। ऑप्शंस मैच होने पर कौन करेक्शन करता है? भूल कर भी नहीं, कभी नहीं। ईगो हर्ट हो जाता है अगर ऑप्शंस मैच हो जाए और हमने करेक्शन कर दिया, फिर ना, कभी नहीं। लेकिन बच्चों जरा सोचो, ये R फैक्टोरियल की वैल्यू है 6 और पूछा क्या गया? R पूछा गया, R फैक्टोरियल नहीं। कुछ तो यूज करो दिमाग। देखो, मैंने आपको फैक्टोरियल के प्रॉपर्टी में यह बता रखा है कि अगर दोनों साइड फैक्टोरियल की एक एक वैल्यू ही गिवन है तो दोनों साइड फैक्टोरियल की वैल्यू उसको कैंसिल करके रिमेनिंग को इक्वेट कर दो। R की वैल्यू 3 होगी, R की वैल्यू 6 नहीं है। मैंने R फैक्टोरियल नहीं पूछा, R पूछा है, तो सही आंसर 3। अब घबराओ नहीं, 4 ही फार्मूले से। तो कॉम्बिनेशन के हम केवल 4 फार्मूलेज यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस करने के लिए स्टेटमेंट फॉर्म में एक बहुत इजी वे हमने बता दिया कि कहीं भी अगर अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाए परमुटेशन, ग्रुप फॉर्म करने या सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए वहां कॉम्बिनेशन। 4 फार्मूलेज आपको बता दिए गए, इन्हें रिवाइज कर लें और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। थैंक यू।